हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोगों ने क्लास में फिनिशअप कर लिया था, उसमें बेसिकली हमने टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के फिनिशअप कर लिए थे, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग का पहला बताया था आपका एंजाइम, सेकंड बताया था वेक्टर एंड थर्ड बताया था कॉम्पिटेंट होस्ट। तो कॉम्पिटेंट होस्ट में मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स को यूज में लिया जाता है। प्रोकैरियोट्स में आप एग्जांपल ले सकते हैं इकोलाई का, और यूकैरियोट्स में प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, फंगल हो गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने काफी सारे मेथड्स बताए आपसे। एक तो बताया था हीट शॉक मेथड। ओके, देन सेकेंड वन बताया था मैंने आपको, आई थिंक अदर मेथड्स जो थे जीन ट्रांसफर के, उसमें था हमारा एक वेक्टर मेथड था, वेक्टर मेथड। वेक्टर मेथड के अलावा सेकेंड वन मेथड मैंने बताया था आपको केमिकल, केमिकल। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था फिजिकल मेथड। ओके, तो फिजिकल मेथड में मैंने आपको दो तीन चीजें बताई थी। एक बताया था जीन गन, और एक बताया था आपको बोलिस्टिक, जिसको जीन गन को ही हम क्या कहते हैं, बोलिस्टिक मेथड भी कहते हैं। देन सेकेंड वन जो था वो था इलेक्ट्रो पोरेशन, इलेक्ट्रोपोरेशन। ओके, एंड एक और बताया था माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे कॉम्पिटेंट होस्ट के अंदर प्रीवियस क्लास में, कॉम्पिटेंट होस्ट में। ओके, प्रीवियस लेक्चर के अंदर। देन इसके अलावा मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि सिलेक्शन कैसे करते हैं हम, किसका, ट्रांसफॉर्मेंट का एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का, ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ओके, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। इसके अलावा मैंने इसके अलावा एक और चीज डिस्कस की थी कि हाउ टू सेलेक्ट ब्लू व्हाइट सिलेक्शन, ब्लू व्हाइट सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये भी मैंने बताया था, ब्लू व्हाइट सिलेक्शन, जो कि गैलेक्टोज वाला मेथड था। ठीक है, तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट, ये तीनों चीजें मैंने आपको एलेबोरेट कर दी थी। यदि किसी भी स्टूडेंट्स को इसमें ये पूरा का पूरा कॉम्पिटेंट होस्ट में या ये आपके सिलेक्शन वाले पार्ट में किसी को कोई भी इशू हो, तो मुझे मैसेज कर देना या मुझे बता देना कि मैम ये वाला पार्ट हमको समझ में नहीं आया, तो मैं इस पर आपका वीडियो बना दूंगी। ठीक है, जो मैं अभी समझाने जा रही हूँ बेटा, एक नया टॉपिक है। वो है, अभी तक तो हम लोगों ने पढ़े टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर मैंने पूरा पूरा क्लियर आपको कर दिया था। अभी जो मैं ये वीडियो लेक्चर जो बना रही हूँ वो है आपका प्रोसेस of recombinant DNA technology. Okay, process of recombinant DNA technology. अभी हमने प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में स्टेप्स हमको मालूम है कि स्टेप्स क्या क्या करने हैं। पहले तो हमें आइसोलेशन करना है, फिर फ्रेगमेंटेशन करना है, फिर एम्पलीफाई करना है, फिर लाइगेशन करना है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन करना है, फिर कल्चर करना है, सेपरेशन करना है। स्टेप सारे मालूम है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कैसे कैसे करना है। क्यों? क्योंकि हम टूल्स पढ़ चुके हैं कि क्या क्या टूल्स यूज होंगे किसी भी चीज को बनाने के लिए। तो हमने पहले सामान इकट्ठा कर लिया, जो भी चीज प्रिपेयर करनी है। जब हमारे पास सामान इकट्ठा कर लिया, तो फिर क्या करेंगे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते जाएंगे, उस चीज को बनाते जाते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। तो सेम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमने एंजाइम पढ़ लिए, वेक्टर पढ़ लिया, कॉम्पिटेंट होस्ट पढ़ लिया। अब इन सबको बना के हम क्या करेंगे, मिक्स करके प्रोसेस को तैयार कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे राइट डाउन करती हूँ कि हम क्या क्या स्टेप्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप आएगा इसमें आइसोलेशन of DNA. Okay. Now second one is the fragmentation of DNA. Third one आपका आएगा amplification of desired DNA. Amplification, क्या आप इससे पहले मैं इसको ऐसे करती हूँ, एम्पलीफिकेशन से बेटर है सेपरेशन एंड आइसोलेशन कर देते हैं। सेपरेशन एंड आइसोलेशन of desired DNA. Now next one, amplification of desired DNA, या आप बोल सकते हैं इसको फ्रेगमेंट भी, एंड देन जीन ऑल्सो। नाउ फिफ्थ वन, लाइगेशन करेंगे, मतलब जोड़ देंगे हम, लाइगेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, डिजायर्ड जीन
with vector. ओके, नाउ 6th वन, अब लाइगेट करने के बाद में क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि वो वाला रिकॉम्बिनेंट पार्ट जो है वो बना है कि नहीं बना। तो उसको मैंने क्या बोला था, ट्रांसफॉर्मेंट कहते हैं। तो हम क्या चेक करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट सेल विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जब हमारे ट्रांसफॉर्मेंट तैयार हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, फिर उनको लार्ज स्केल पर क्या करते हैं, तैयार करते हैं। हम क्या करते हैं, लार्ज स्केल पर हम तैयार करते हैं। कल्चर ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट host cell in medium at a large scale. ओके, ये हो जाएगा हमारा 7 नंबर का पॉइंट। देन इसके बाद नाउ लास्ट वन, 8th स्टेप है आपका। अब क्या करेंगे, जब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो जाएगा, अच्छे से लार्ज स्केल पर हम लोगों ने तैयार कर लिया, फिर हम उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं और प्योरीफाई कर लेते हैं उस प्रोडक्ट को। तो नाउ लास्ट पॉइंट इज सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन of product. Okay, so these are the 8 steps, they are included in the recombinant DNA technology. तो कंफ्यूज मत होना, यदि इनमें से एक दो स्टेप कभी मिसिंग हो, यदि लिखा हुआ नहीं हो, तो आप ये मत समझना कि ये इंक्लूसिव नहीं है, नहीं, आप उसके ऊपर नीचे करके स्टेप को अकॉर्डिंगली अरेंज कर लेना। ठीक है, तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है हमारा बेटा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। so now let's start. First step is isolation of DNA. आपको मालूम है, सबसे पहले हमें जब भी किसी चीज को आइसोलेट करना होता है, मैं पहले भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाले पार्ट में बता चुकी हूँ, प्रीवियस क्लास में भी बता चुकी हूँ आपको। हमने क्या पढ़ा था, एंजाइम्स पढ़े थे, बताए थे ना मैंने टूल्स में कि एंजाइम्स यूज करते हैं, सेल वॉल को डिसॉल्व करना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करना होगा, प्रोटीन को डिसॉल्व करने के लिए कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं। तो यहाँ पे आइसोलेशन ऑफ डीएनए के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेल वॉल टू बी ब्रोक। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल वॉल को ब्रेक करते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ राइट डाउन कर देती हूँ, सेल वॉल टू बी ब्रोकन। ओके, तो मालूम ही है कि किससे हो जाएगी पर्टिकुलर। फिर उसके बाद में किसको ब्रेक करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ब्रेकेज एंजाइम आपको पता ही है, सेल्यूलेज, बहुत सारे प्रोटीएज, आरएनएज, डिटर्जेंट, ये सारी चीजें हम करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम प्रोटीन को देन उसके बाद फिर क्या, आरएनए, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या मिल जाता है, डीएनए मिल जाएगा। तो अब उस डीएनए को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, चिल्ड इथेनॉल बनाते हैं। चलो मैं एक स्टेप वाइज करके आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, ये एक कल्चर ट्यूब है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने बैक्टीरियल कल्चर है, एक तरीके से क्या है, दिस इज अ बैक्टीरियल कल्चर। ओके, इसको मैंने सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में आपको पता है कि मैम ने जब इसको क्या किया है, कल्चर किया है, तो उस कल्चर में क्या होगा, इस कल्चर के अंदर ये इस तरीके से पैलेट में सेल्स बैठ जाएंगी, क्योंकि हम लोगों ने सारी चीजें अलग कर ली है। पैलेट में बैठने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम मिला देते हैं क्या, इसमें चिल्ड इथेनॉल मिला देंगे। मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ, चिल्ड इथेनॉल मिलाया, तो चिल्ड इथेनॉल मिलाने से क्या हो जाएगा बेटा, इसमें ऊपर डीएनए के फ्रेगमेंट्स तैरने लगते हैं। तो इस तरीके से उसको हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पूलिंग। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, स्पूलिंग कहा। ओके, तो फर्स्ट पहले हम लोगों ने सेल वॉल वो रिमूव करी, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक किया, देन प्रोटीन को ब्रेक किया, देन आरएनए को ब्रेक किया। आरएनए को ब्रेक करने के बाद हम लोगों ने क्या ऐड किया, हम लोगों ने ऐड किया चिल्ड इथेनॉल। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है कि हम क्या ऐड करते हैं,
चिल्ड इथेनॉल को ऐड करते हैं, और चिल्ड इथेनॉल को ऐड करने के बाद में हम क्या करेंगे, वहां पर हमको क्या देखने को मिलेगा, डीएनए जो होता है, डीएनए का जो प्रेसिपिटेट है, ये जो प्रेसिपिटेट है उसके अंदर वो थिन आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखने को मिलता है सस्पेंशन के अंदर। ओके, तो एड चिल्ड इथेनॉल डीएनए precipitates as fine thread in suspension, in suspension। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको क्या कर लिया, अलग कर लिया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पूलिंग। तो मैं यहाँ राइट डाउन कर देती हूँ, डीएनए प्रेसिपिटेट कलेक्टेड, डीएनए प्रेसिपिटेट कलेक्टेड बाय स्पूलिंग। जैसे चम्मच होती है ना, सेम उसी की तरह स्पूलिंग। तो इट्स इम्पोर्टेंट प्रोसेस, ये आपका पूछा जाता है स्पूलिंग क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। चिल्ड इथेनॉल को डाल के उसमें से डीएनए के प्रेसिपिटेट को क्या करना, अलग करना ही हमारा क्या कहलाता है, स्पूलिंग प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, नाउ अब आता है इसके बाद में बेटा नेक्स्ट सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या है हमारा, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए विथ रिकॉम्बिनेंट एंडोन्यूक्लियस। नाउ सेकंड स्टेप इज फ्रेगमेंटेशन करना। और आपको मालूम है कि डीएनए के फ्रेगमेंट्स किसके जरिए करते हैं, एंजाइम्स में पढ़ाई थी ना, 3 तरह के होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, एक होता है एंडोन्यूक्लियस और एक होता है एक्सो। तो बेसिकली हम कौन सी यूज करते हैं, हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज करते हैं। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए with recombinant endonucleases, restriction endonucleases, this is the second one step। तो ये ऑलरेडी हम डेप्थ में पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, तो हमें यहाँ पे लिखने का कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, वेक्टर इज ऑल्सो कट बाय सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेक्टर के हम उसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जैसे कि इकोलाई का एग्जांपल दिया था आपको, GAATC वाला, TTC वाला, हिंद थर्ड का एग्जांपल दिया था, हिंद सेकंड का एग्जांपल दिया था टूल्स वाले में। तो यही है, तो पहले हम डेप्थ में पढ़ चुके, अब हम सब चीजों को क्या कर रहे हैं, बाइंड अप कर रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस पढ़ रहे हैं हम लोग। तो हम लोगों ने क्या किया, फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के जरिए वहां पे हमने क्या किया, उसको फ्रेगमेंट्स को अलग कर लिया। नाउ थर्ड वन स्टेप है आपका सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स। ठीक है, अब इसमें से हमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजन, इसके जरिए हमने क्या किया, उसको कट किया फ्रेगमेंट्स में। अब उसमें से भी हमको क्या करना है, सेपरेट करना है और आइसोलेट करना है अपने डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स को। वो हम कैसे करेंगे, तो मैं बताती हूँ उसको कैसे करने की क्या टेक्निक है। मैंने पहले भी बताया हुआ था आपको कि जब भी हमें डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बताया था, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर रही हूँ, बाय एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। अब मैं समझा देती हूँ बेटा ये टेक्निक है क्या चीज। ओके, इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिससे कि आपको क्लियर रहे कि ये क्या टेक्निक है। जिसको नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। सबसे पहला इसको डिस्कवर्ड किसने किया था, दिस इज डिस्कवर्ड बाय एटाइजल्स, 1937 में डिस्कवर्ड किया था इसको। ठीक है, और ये किस चीज की टेक्निक है, टेक्निक फॉर सेपरेशन ऑफ, यहाँ पे टेक्निक है किसकी, सेपरेशन की, किस चीज को अलग करने के लिए, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अलग करने के लिए। तो राइट डाउन करते हैं हम, डीएनए फ्रेगमेंट्स on the basis of their
मैं समझाती हूँ उसको कि किस तरीके से साइज के बिहाफ पर, साइज के बेसिस पे, मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे, डेंसिटी के बिहाफ पर, विद यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक वोल्टाज को हम इसके अंदर यूज करते हैं मीडियम में, तभी हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट जो होते हैं वो सेपरेट हो पाते हैं। डेंसिटी विद यूज ऑफ, हाँ, डेंसिटी विद यूज ऑफ किस चीज का, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी वोल्टाज इन अ मीडियम। किस तरीके से करेंगे मैं बताती हूँ आपको। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो किसके बिहाफ पर अलग होते हैं, तो याद रखना उनके साइज के बिहाफ पर, उनके मॉलिक्यूलर वेट के बिहाफ पर, उनकी डेंसिटी के बिहाफ पर हम उनको क्या कर लेते हैं बेटा, अलग करते हैं। किसको यूज करके, इलेक्ट्रिसिटी वोल्टाज को यूज करते हैं हम, किसके अंदर, मीडियम के अंदर हम यूज करते हैं। आप लोगों को पता है कि डीएनए क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें फॉस्फेट ग्रुप देखने को मिलता है, तो इसीलिए जो डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो डीएनए जो है वो किसकी तरफ रन करेगा, पॉजिटिवली चार्ज की तरफ रन करेगा। यू नो वेरी वेल, एनोड इज द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है एंड कैथोड इज द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। तो यहाँ पे जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स जब होते हैं, जब उनको एगेरोस जेल में डाला जाता है, सपोज दैट मैं यहाँ पे बनाती हूँ, दिस इज द एगेरो, एक वो है बेटे, इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर एगेरोस जेल भर दिया। डाई भरना चाहते हैं, यदि कलरफुल बनाना है तो कलरफुल के लिए डाई भी यूज कर सकते हैं, बट मैं सिंपली बता रही हूँ यहाँ पे। एगेरोस जेल को हमने फिल्ड आउट किया, फिल्ड आउट करने के बाद में हम क्या करेंगे, जिसको हमने हीट कर देते हैं, ठीक है। हीट कर दिया, हीट कैसे करेंगे, माइक्रोवेव में रख देंगे, जिससे कि जो एगेरोस जेल होता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है। कैसा हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब इस लिक्विड को हम क्या करते हैं, इस लिक्विड को हम फिल कर देते हैं एक एगेरोस जेल प्लेट के अंदर, यानी कि एक जो प्लेट है, जेल प्लेट है, उसके अंदर, इस जेल प्लेट के अंदर हम लोगों ने क्या किया, इसको भर दिया, फिल्ड आउट कर दिया। फिल्ड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक क्या करते हैं, फॉर्म लगा देते हैं, जिसमें 8 आपके क्या होते हैं, वेल्स बनी हुई होती है। तो उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, इसको फिट कर देते हैं। अब इसको हमने हीट किया, उसके अंदर एक फॉर्म को फिट कर दिया, जिसमें कि क्या होता है, वेल्स बन जाएंगे। अब उसको हम क्या करेंगे, कूल करते हैं। कूल करने के बाद में क्या होगा, कूल करने के बाद बेटा इसके अंदर यहाँ से आराम से जब ये ठंडा हो जाएगा, ये जो एगेरोस जेल है जब ये ठंडा हो जाएगा, तो इसमें वेल्स बन जाती है, जगह जगह पे वेल बन जाएंगी। आपको पता है ना फॉर्म कैसा होता है, ऐसी तो होता है फॉर्म। तो जहां पर ये है वहां पे तो सॉलिड रहा, जहां पे खाली था वहां पे ये पोर बन गया। तो इस तरीके से यहाँ पे वेल्स बन गई काफी सारे, ठीक है। तो ये वेल बन जाती है बेटा। तो मैंने क्या बताया, इसके अंदर एगेरोस जेल को यूज करते हैं, एगेरोस जेल को यूज करने के बाद में उसको हीट किया जाता है। हीट करने पर क्या करते हैं, इसके अंदर एक कॉम लाइक स्ट्रक्चर को फिट कर देते हैं, जिससे कि इसमें ग्रूव बन सके। फिर इसको कूल करते हैं, कूल करने के बाद में फिर इसमें से फॉर्म को बाहर निकाल देते हैं, जिससे कि इसमें क्या बन जाता है, वेल बन जाती है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट करेंगे। उसको क्यों पास आउट करेंगे, क्योंकि डीएनए क्या नेगेटिवली चार्ज है, मतलब एक कैथोड होगा, एक एनोड जोन होगा। तो जब हम सर्किट में इलेक्ट्रिक चार्ज पास करेंगे तो क्या होगा, जो नेगेटिवली चार्ज है वो पॉजिटिवली चार्ज की तरफ रन करने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ से रन करने लगेंगे तो आपको मालूम है, जो हमारे हाई मॉलिक्यूलर वाले होंगे वो लंबे लंबे फ्रेगमेंट्स यहाँ रह जाएंगे। जो लोअर फ्रेगमेंट्स, मतलब लोअर साइज के होंगे, लोअर फ्रेगमेंट्स होंगे, जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो होगा, वो पॉजिटिवली चार्ज की तरफ भागने लगते हैं। तो इस तरीके से हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो मैं पूरा का पूरा प्रोसेस राइट डाउन करती हूँ, जिससे कि आपको कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो। लिखते लिखते फिर दोबारा से मैं आपको इलेबोरेट कर दूंगी एक बार कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर रही हूँ, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड, ओके, ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप। सो डीएनए runs towards एनोड। किधर की तरफ रन करेगा, एनोड की तरफ रन करेगा। और यू नो वेरी वेल एनोड कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, दिस इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो इस तरीके से हमने कर लिया।
अब बात आती है बेटा इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो उसको राइट डाउन करते हैं हम कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इसमें। जैसे कि मैंने अभी आपको बता ही दिया, एगेरोज जेल हो गया रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है इसकी एगेरोज जेल। आपको पता है एगेरोज जेल जो होता है अगार सॉल्यूशन कहाँ से लिया जाता है, आप लोगों ने 12th क्लास और 11th में पढ़ा होगा। कहाँ पे पढ़ा था? प्लांट किंगडम में। प्लांट किंगडम में किस जगह पर? एल्गी वाले जोन में पढ़ा था। तो ये एगेरोज जेल जो है वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं हम? ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीवीड्स। सीवीड में भी क्या आते हैं आपकी? ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। ग्रेसिलेरिया या फिर जेलिडियम। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको मालूम है ये किसका पार्ट है? रेड एल्गी। ठीक है, एक तो ये हो गया एगेरोज जेल। नाउ सेकंड वन, बफर सॉल्यूशन। बफर, बफर क्या है? कंडक्शन, मतलब एक तरीके से कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप फिजिक्स में पढ़ते होगे बेटा, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नाउ थर्ड वन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज बफर? तो आप लोगों को याद रखना है दिस इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ थर्ड वन पॉइंट इज द बेटा कैथोड एंड एनोड। कैथोड एंड एनोड, ये क्या है बेटा? आपके इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट, ये नेगेटिव देन दे पॉजिटिव। ठीक है, थर्ड वन ये हो गया आपका। नाउ फोर्थ वन आपका, अब क्या होगा, हम लोगों ने एक कॉम लाइक स्ट्रक्चर को भी फिट किया था, जिससे कि क्या हो गया था, उसमें वेल्स बन गए थे, फिर उसको निकाल लिया था। तो वही चीज मैं बता रही हूँ, वेल्स। ठीक है, उसको हम सैंपल वेल भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर हम डीएनए का सैंपल फिल्ड आउट करेंगे। सैंपल वेल, ये हो गया। अब बात आती है बेटा, ये किस चीज को मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ, ये किस चीज को चेक करने के लिए होता है? दिस हेल्प्स टू चेक डाइजेस्टिव एक्टिविटी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। ओके, इसके अलावा एक और पॉइंट आएगा इसमें कि हम क्यों यूज कर रहे हैं इनको। तो पहले तो मैं बता देती, ड्रॉ आउट कर देती, ये मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेल वो लिया है, एक मीडियम लिया, जिसके अंदर हमने किसको फिल्ड आउट कर दिया था? एगेरोज जेल को फिल्ड आउट कर दिया। फिल्ड आउट करने के बाद में हमने इसको हीट किया। हीट करने के बाद में ये कैसा हो गया? सॉलिडिफाई हो गया। सॉलिडिफाई होने के बाद में हमने क्या किया, इसको पुट कर दिया एक कॉम लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि मैं ड्रॉ आउट कर रही हूँ। मैं एक थोड़ा सा डायग्राम यहाँ से देखती हूँ मैं, इस तरीके से। दिस इज द एगेरोज प्लेट, जेल प्लेट। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बताया था 8 होते हैं उस फॉर्म में, खांचे जो बने हुए होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको 4 ड्रॉ कर रही हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। वो हमने निकाल दिया, कॉम को निकाल दिया, यहाँ पे कॉम लगाया, सपोज दैट ऐसे करके कॉम लगाया हम लोगों ने। तो आपको पता है कि जब कॉम लगा देंगे तो सॉलिडिफाई हो गए, पूरा नीचे तक है ग्रुप्स जो है। तो सॉलिडिफाई होने के बाद में जब हमने इसको निकाला तो ये खांचे बन गए अलग अलग, ये इस तरीके से खांचे बन गए। जब ठंडा हो गया तो उसको हमने रिमूव आउट कर दिया। रिमूव करने के बाद में ये क्यों क्या हो गया, इसके अंदर हम डीएनए का सैंपल फिल्ड आउट कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? वेल्स कहते हैं। तो यहाँ पे मैं 4 बना रही हूँ बेटा, 4 मैंने बना दिया, 1 2 3 4। ठीक है, और एक यहाँ पे लगा हुआ होता है साइड में आपका ये कंट्रोल्ड सैंपल। दिस इज कंट्रोल्ड सैंपल, मैं यहाँ लिख देती हूँ कंट्रोल्ड सैंपल। कंट्रोल सैंपल का मतलब कि इसके अंदर जो भी आपके सीक्वेंसेस है, जो भी न्यूक्लियोटाइड स्पेसिस है, वो ये सारी की सारी चीजें यहाँ से कंट्रोल्ड होंगी। ठीक है, कि हमें कौन सा वाला पर्टिकुलर सीक्वेंस को अलग करना है, सेपरेट करना है फ्रेगमेंट को, तो इसके बिहार पर। तो अब बात आती है, यहाँ पे हम इसको S1 S2 S1 S2 S3 S4 सैंपल 1 सैंपल 2 सैंपल 3 सैंपल 4। अब सपोज करो यहाँ पे हमने सैंपल फिल किया, तो यहाँ पे सैंपल फिल किया तो हमें ये ऐसा ही देखने को मिला, ये आगे नहीं बढ़ा। ठीक है, ये आगे नहीं
बड़ा सैंपल यहीं के यहीं देखने को मिला। दिस इज द, मैं यहाँ पे तो सारे के सारे इलेक्ट्रिक सर्किट भी बना देती हूँ जिससे कि क्लियर और अच्छे से हो। दिस इज द पार्ट ऑफ पॉजिटिव एनोड एंड दिस इज द नेगेटिव कैथोड। ठीक है, ये क्या है आपके सैंपल वेल है। दिस इज सैंपल वेल। ओके, या तो इसको बोल सकते हैं डीएनए वेल भी कह सकते हो आप, क्योंकि डीएनए ही तो फील्ड आउट करेंगे हम इसमें। ये क्या है आपकी एगेरोस जेल प्लेट, एगेरोस जेल प्लेट। ठीक है, अब मैं क्या बता रही हूँ कि यदि सपोज करो आपने इसके अंदर सैंपल फिल्ड आउट कर दिया, तो सैंपल फिल्ड आउट कर दिया तो यहाँ पे ये आगे नहीं बढ़ा, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पे ये शो कर रहा है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इसको कट नहीं किया है। ये क्या है, इसको कट नहीं किया, ये कैसा है, अनडाइजेस्टेड है, ये अनडाइजेस्टेड है। यदि हमने सपोज करो इसके अंदर मैं फिल्ड करती हूँ, मैं दूसरे से लेती हूँ, इसमें फिल किया सैंपल नंबर 2 में, इसमें फिल किया, बड़े बड़े से बना देती हूँ करके आप लोगों को, इसमें फिल किया, इसमें फिल किया। तो जब हम लोगों ने फिल कर दिया तो फिल करने के बाद में क्या हुआ, यदि इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, क्या उन ब्रेक कर देता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, उसने अपनी डाइजेस्टिव एक्टिविटी को शो किया है। यदि वो अनडाइजेस्टेड है तो इसका मतलब उसने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने अभी कट नहीं किया है। तो इस तरीके से हम पता करते हैं। अब क्या करेंगे, ये सब फिल करने के बाद में हम इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट को पास करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट को पास करने पे क्या होगा, करंट जब हमने पास किया तो यहाँ पे जो डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स है, जो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं, वो यहाँ देखने को रह जाते हैं, यहाँ मिल जाते हैं, बड़े बड़े साइज के, बिग साइजेस के। फिर आगे जो होते हैं ऐसे छोटे छोटे साइजेस के बेटा क्या होते जाते हैं, वो किसकी तरफ रन करने लगते हैं, वो रन करने लगते हैं आपके इधर की तरफ, वो यहाँ पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स हैं, आगे की तरफ छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं। यानी कि एनोड की तरफ हमें स्मॉलर साइज वाले फ्रेगमेंट्स और लो मॉलिक्यूलर वेट वाले फ्रेगमेंट्स देखने को मिलेंगे, जबकि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं इस साइड की तरफ, कैथोड की साइड, हाई मॉलिक्यूलर वेट और हाई साइज वाले। ठीक है, तो इस तरीके से हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो मैं यहाँ राइट डाउन कर देती हूँ, ये कैसा है आपका, अनडाइजेस्टेड है, ये हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला पार्ट है इधर, हाई मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, दिस इज लो मॉलिक्यूलर वेट। तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, इनको सेपरेट करते हैं। तो मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में लिखा था ना, डीएनए इज मेनली fragments on the basis of their size, weight, molecular basis and then density, उसके भी यहाँ पे हम क्या करते हैं, पता करते हैं। तो वो ये वाला लाइन है। तो इस तरीके से मैंने ये ड्रॉ आउट कर दिया है यहाँ पे। एक और चीज बताती हूँ, जब हम इस तरीके से डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अलग कर रहे होते हैं तो आपको पता है जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होते हैं। देखो इस तरीके से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर लेते हैं ऐसे, थ्रेड लाइक। तो आपको पता है छलनी जो होती है, चाय छानने वाली, उसमें से जो चाय की पत्ती मोटी मोटी होती है वो तो ऊपर रह जाती है और चाय उसमें से नीचे निकल आती है। सेम इसी तरीके से जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं, जो हैवी मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं, हाई डेंसिटी वाले होते हैं, वो उस छलनी पे वहीं पर रह जाते हैं, और जो छोटे छोटे सीक्वेंसेस वाले होते हैं वो उसमें से निकल जाते हैं। इसीलिए आपके एनसीईआरटी ने जो लाइन लिखा है मैं इसको राइट डाउन कर देती हूँ यहाँ पे, कि सेपरेशन ऑफ डीएनए fragments according to size due to, इसकी वजह से सीविंग इफेक्ट हमें देखने को मिलता है किसके अंदर, एगरोस जेल प्लेट के अंदर। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीविंग इफेक्ट कौन शो करता है, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए एगरोस जेल जो होता है वो क्या शो करता है, सीविंग इफेक्ट शो करता है। क्या, सीविंग इफेक्ट को शो करता है, सीविंग इफेक्ट। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अलग किया है। अब इस डीएनए फ्रेगमेंट को हमें विजुलाइज करना है,
तो उसको विजुलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको विजुलाइज करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर एगरोस जेल के अंदर हम इथिडियम ब्रोमाइड को ऐड ऑन कर देंगे। इसके अंदर क्या ऐड ऑन करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड को ऐड कर देते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड को ऐड कर देंगे और उसके ऊपर हम यूवी रेज का एक्सपोजर देंगे, तो डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स है वो ऑरेंज ऑरेंज कलर के हमें दिखने लगते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डीएनए फ्रेगमेंट्स को जब हमें क्या होता है विजुलाइज करना होता है, तो उसको किसका एक्सपोजर, एक तो यूवी रेज का एक्सपोजर देते हैं, किस केमिकल को यूज करें, इथिडियम ब्रोमाइड को हम यूज करते हैं। तो ये इल्यूशन से पहले होता है प्रोसेस। तो मैं इस पॉइंट को यहाँ राइट डाउन कर रही हूँ। बिफोर इल्यूशन, मैं बताती हूँ इल्यूशन भी क्या होता है, मतलब डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को अलग करने से पहले। ठीक है, यदि हमने डिजायर्ड डीएनए को अलग कर लिया तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इल्यूशन। अभी हमने अलग नहीं किया, हमें विजुलाइज करने हैं डीएनए के फ्रेगमेंट्स, तो उसी को क्या कहा है हमने, इल्यूशन। बिफोर इल्यूशन, इल्यूशन से पहले, बिफोर इल्यूशन, विजुलाइजेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, डीएनए फ्रेगमेंट्स किसके साथ ट्रीट करेंगे बेटा, हम इसको ट्रीट करेंगे हम, मैं यहाँ राइट डाउन कर रही हूँ, रेड पेन से ही लिखती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रीट एट एगेरोस जेल प्लेट विद इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, इसके साथ हम इसको क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, इस पे हम क्या देंगे बेटा, यूवी रेज का एक्सपोजर, यूवी रेज, यूवी रेज का एक्सपोजर देते हैं हम, जिससे कि क्या होगा, डीएनए फ्रेगमेंट ऐसे कलर के देखने लगते हैं, हमको मिलने लगते हैं, अपीयर एज ऑरेंज बेंड, ऑरेंज बेंड के फॉर्म में हमको दिखने लगते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। तो इथिडियम ब्रोमाइड जो होता है, आपको मैं बता देती हूँ, ये भी पॉइंट यदि पूछते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड जो होता है बेटा हाईली सर्सिनोजेनिक या म्यूटेजेनिक देखने को मिलता है। कार्सिनोजेनिक समझते हैं जिससे कि कैंसर कॉज होता है बेसिकली, अनम्यूटेजेनिक जिसमें कि क्या होता है बेसिकली म्यूटेशन, मतलब एक तरीके से सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट को राइट डाउन कर रही हूँ, इथिडियम bromide is highly carcinogenic and mutagenic। तो यदि पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए इथिडियम ब्रोमाइड ये देखने को मिलता है। अब आपको मालूम है जब ऑरेंज बेंड हमको देखने को मिल गया, तो मैं पहले ही बता चुकी थी स्मॉलर फ्रेगमेंट जो किधर रन कर रहे थे बेटा, डीएनए एनोड की तरफ रन कर देंगे। तो वो पॉइंट वहां पे मैंने छोड़ दिया था, यहाँ राइट डाउन करें, स्मॉलर द डीएनए फ्रेगमेंट किधर, फास्टर इट रन टुवर्ड्स एनोड की तरफ। ठीक है, अब हम इसको क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, इल्यूशन। डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट इज extracted out from gel electrophoresis या gel piece by illusion। तो आपसे कोई भी पूछे व्हाट इज इल्यूशन, तो आपको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्सट्रैक्टेड आउट फ्रॉम जेल पीस। दिस प्रोसेस इज नोन एज इल्यूशन। पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज इल्यूशन। ठीक है, अब बात आती है बेटा, एक और चीज मैं बता देती हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है बट कोई बात नहीं, मैं नोट लिख देती हूँ यहाँ पे डाल के, कि यदि आपसे किसी भी बुक में, ट्रू मैन में या फिर आपकी एमटीजी की बुक में दिया हो व्हाट इज एसडीएस स्पेस क्या होता है, व्हाट इज एसडीएस स्पेस, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एसडीएस स्पेस। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताती हूँ, एसडीएस स्पेस भी इसी की तरह से एक मीडियम है, एगरोस जेल की तरह एक मीडियम है, जिसमें हम क्या करते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग करते हैं एगरोस जेल मीडियम में।
इसमें क्या है, यहाँ पे ये जो पेज है, पेज का मीनिंग क्या है, पी का मतलब है पॉली, पॉली एक्रालिमिन, मैं यहाँ लिख देती हूँ एक्रोनिमिन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, ये एक आर्टिफिशियल पॉलीमर है, दिस इज आर्टिफिशियल पॉलीमर है। ठीक है, दिस इज आर्टिफिशियल पॉलीमर है। यहाँ पे एसडीएस का मीनिंग क्या है, एसडीएस का मीनिंग है सोडियम जोडाइल, ठीक है, सल्फेट। ये एक एनायोनिक डिटर्जेंट है, एनायोनिक डिटर्जेंट है। इसको बेटा हम क्या करते हैं, इसमें से हम ये यूज करते हैं, किसके लिए यूज कर रहे हैं, ये यूज करते हैं प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए। दिस इज यूज फॉर सेपरेशन ऑफ प्रोटीन, यूज फॉर सेपरेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा था जो मैंने बता दिया, आप लोगों को पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट पार्ट। ये किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, प्रोटीन के लिए यूज कर रहे हैं। एक और चीज याद रखना कि नेगेटिव चार्ज जो होता है पॉजिटिव की ओर देता है, तो वो इस किसकी वजह से हो रहा है, प्रोटीन की वजह से तो होता है। क्यों, प्रोटीन जो होती है दे आर पॉजिटिवली चार्ज एंड डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। अब जैसे कि इसमें चिल्ड इथेनॉल यूज किया, साथ में हमने डाई कौन सी यूज किया, हमने इथिडियम ब्रोमाइड भी यूज किया है। तो इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, इसके अंदर हम यूज करते हैं ब्रोमोफिनोल, ब्रोमो, ऐसा नहीं है इसमें नहीं यूज कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम यूज करते हैं ब्रोमोफिनोल प्रोटीन के लिए, प्लस साथ में टोडियम, यू प्लस टो, टोल्यूडीन ऐसे कुछ करके नाम होता है इसका, डीन ब्लू डाई होती है, दिस इज ब्लू डाई। तो ये हम यूज करते हैं इसके लिए, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया ये किस चीज़ के लिए, बेसिकली ये प्रोटीन को एक तरीके से क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि प्रोटीन जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और जो डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज होता है। तो बेसिकली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव को देता है, तो ये वाला मेथड हम यूज कर लेते हैं इस कंडीशन में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका एम्प्लीफिकेशन, फोर्थ नंबर, एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन क्यों कर रहे हैं, यदि हमारे पास डीएनए का सैंपल क्या है बेटा, कम है, तो उसके लिए हमने क्या कहा था कि उसकी कॉपीज तैयार करना बहुत जरूरी है, जिसको मैंने क्या कहा था, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो प्रोसेस है, डीएनए का सैंपल जब कम कंडीशन में कम है, उस कंडीशन में हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं। तो एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, पीसीआर, वाई पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये अलग से आपका बोर्ड में इंडिविजुअली भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पीसीआर, तो आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ राइट डाउन कर रही हूँ, ये जो प्रोसेस है पॉलीमरेज क्या है, एक तरीके का एंजाइम है, चेन रिएक्शन मीन्स यहाँ पे डीएनए की मल्टीपल कॉपीज फॉर्म की जाती हैं, किसके अंदर, इन विट्रो कंडीशन में, या डीएनए रेप्लिकेशन के जरिए। दिस कंडीशन इज नोन एज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, नाम से समझ में आ रहा होगा बेटा आपको। मैं यहाँ लिख देती हूँ, मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इन विट्रो, या लिख सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन इन विट्रो में लिख देते हैं, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इन विट्रो, ठीक है, इस कंडीशन में हम करते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। अब बात आती है बेटा ये किसने दिया था, पीसीआर किसने दी थी, क्या कौन से साइंटिस्ट से, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये काफी टाइम्स बार पूछा जा चुका है, तो इसको पता होना चाहिए। कैरीमुलिस एक साइंटिस्ट थे, कैरीमुलिस, उन्होंने इस प्रोसीजर को दिया था 1983 में, और इनको गॉट नोबेल प्राइज इन 1993।
1993 में। यदि पूछते हैं किस उसके थे, जैसे कि बायोलॉजिस्ट थे या केमिस्ट थे या किस तरीके से रिलेट करते, तो बेटा ये कैरिबोनिस जो थे वो केमिस्ट्री से रिलेट करते थे। ठीक है, तो अब बात आती है बेटा कि इनमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हमें क्या करना है, डीएनए की कॉपीज तैयार करनी है। यदि डीएनए का सैंपल थोड़ा सा है उस कंडीशन में तो एम्प्लीफिकेशन करना है डीएनए का। तो इसमें डीएनए से डीएनए की कॉपीज तैयार करने के लिए आपको पता है कि किसने किस चीज की जरूरत होगी, तो कैसे करते हैं, तो मैं यहाँ राइट डाउन कर रही हूँ व्हाट आर द रिक्विजिट ऑफ पीसीआर। फॉर पीसीआर किस किस चीज की जरूरत है, तो मैं यहाँ राइट डाउन कर रही हूँ। एक तो इसमें चाहिए होगा बेटा हमें टारगेट डीएनए, टारगेट डीएनए इन द सेंस कि हम किस चीज की कॉपी तैयार करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिख रही है टारगेट डीएनए या डिजायर्ड डीएनए हम पहले लेंगे उसको, जिसकी हमें कॉपीज तैयार करनी है, फ्रेगमेंट टू बी एम्प्लीफाइड। ओके, देन आपको पता है कि हमें कॉपी तैयार करनी होती है एक से दूसरे की, तो क्या यूज करते हैं, प्राइमर यूज करते हैं। तो सेकंड वन है, इसमें दो प्राइमर यूज होंगे, एक होगा बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए और एक होगा रिवर्स डायरेक्शन के लिए। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ फॉरवर्डेड या फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये प्राइमर को भी यूज करते हैं। अब ये प्राइमर क्या होते हैं मैं बता देती हूँ। ये प्राइमर जो होते हैं बेटा स्मॉल केमिकली आर्टिफिशियली सिंथेसाइज क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए व्हाट इज प्राइमर। मैं पढ़ा भी चुकी हूँ आपको डीएनए रेप्लिकेशन में, फिर भी मैं यहाँ राइट डाउन कर रही हूँ प्राइमर क्या है। प्राइमर आर स्मॉल आर्टिफिशियली या फिर आप केमिकली भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं बेटा, केमिकली synthesized, chemically synthesized oligonucleotides, oligonucleotides। अब ये oligonucleotides क्या होता है बेटा, ये ओलिगो का मतलब होता है बेटा बहुत कम, सम, बहुत ही फ्यू बोल सकते हो आप, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस उनको कहा जाता है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। से 8 से लेके 14 तक देखने को मिल जाते हैं, वो होते हैं हमारे सीक्वेंसेस। अब क्या क्या होता है बेटा, ये जो होते हैं सीक्वेंसेस जो होते हैं टारगेटेड डीएनए के, जस्ट क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, जो टारगेट डीएनए है, सपोज करो ये मेरा सीक्वेंस है ए बी सी डी ए, तो इसके जस्ट क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। आपको पता है एडिनिन के सामने थाइमिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन, थाइमिन के सामने एडिनिन, तो जस्ट एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो उसी को क्या कह रहे हैं हम बेसिकली, यहाँ पे वही पॉइंट मैं राइट डाउन कर रही हूँ। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये पूछा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं या वैसे होते हैं नॉर्मली, तो याद रखना कॉम्प्लीमेंट्री टू टारगेट डीएनए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट्री टू टारगेट डीएनए। और कहाँ पे जाके अटैच होते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में बताया था 3 प्राइम एंड पे जाके अटैच होंगे टारगेट डीएनए के। तो अटैच टू to 3 prime end of target DNA। ठीक है, ये हो गया। अब इस प्रोसेस को हम समझते हैं कि किस तरीके से करेंगे। मैंने पहला बता दिया आपको वो वाला पार्ट डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट के लिए, फिर प्राइमर बता दिया। अब प्राइमर के बाद में थर्ड कौन सा पार्ट यूज होगा, थर्ड यूज होता है बेटा इसके अंदर, मैं यहाँ लिख देती हूँ, थर्ड है आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कौन सा यूज करते हैं, एक्चुअली आपको मालूम है कि पहले तो साइंटिस्ट ना इसको नॉर्मली ऐसी टेम्परेचर प्रोवाइड कर देते थे, लेकिन ऐसा कब तक टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, किसी भी चीज को हमें क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है या कुछ भी करना है, तो उसके लिए आपको इन्होंने रिसर्च की और देखा कि ये जो है एक बैक्टीरिया है जो कि जिसको बोलते हैं टैक मतलब थर्मस एक्यूटिकस, ये एक थर्मोस्टेबल बैक्टीरियम है, जिसमें कि आपको क्या देखने को मिलता है, ये एक हॉट वाटर स्प्रिंग है, मतलब ये 110 डिग्री
सेंटीग्रेड तक, सेल्सियस तक क्या कर जाता है, सरवाइव कर जाता है। तो आपको मालूम है कि इसके अंदर क्या होगा, इसकी एक्चुअली इसके अंदर कैपेबिलिटी होगी कि ये ब्रेक डाउन ना कर पाए अपने बॉन्ड्स को। तो यहाँ पे ऐसे बैक्टीरिया को सर्च आउट किया गया जिसके अंदर थर्मोस्टेबिलिटी देखने को मिलती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम किसी भी चीज को बल्क में तैयार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मल्टीपल कॉपीज के लिए तैयार कर रहे हैं। यदि एक एक करके करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इसीलिए ऐसे बैक्टीरिया को सर्च आउट किया गया जिससे कि क्या कर सके, उसमें थर्मोस्टेबिलिटी लाई जा सके। तो उसके लिए वो कौन सा एंजाइम है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, और टेक पॉलीमरेज। ये याद रखना, ये पूछा जाता है, टेक पॉलीमरेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक पॉलीमरेज? टी से हो जाता है बेटा थर्मस, और ए क्यू से हो जाता है एक्यूटिकस। तो याद है रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। टी थर्मस, ए क्यू एक्यूटिकस, ठीक है। विच survives in hot water springs at even 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और कैसा बैक्टीरिया है? थर्मोस्टेबल, फ्रॉम थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया, स्टेबल बैक्टीरियम। ये भी आपको बता दिया। अब इसके अलावा इसमें और किस किस चीजों की जरूरत होगी? इसमें कुछ आयंस की भी रिक्वायरमेंट होगी। वो आयंस क्या है बेटा, ये आप लोगों को अच्छे से पता है, जैसे कि हर्षित ने बताया था मुझे, कैल्शियम क्लोराइड एक्सेट्रा। इसके अलावा बेटा आपको मालूम है कि जब कोई भी चीज किसी से बाइंड करती है तो हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? डीएनटीपीज की रिक्वायरमेंट होती है। डीएनटीपीज क्या होती है? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट होते हैं, जिससे कि वो एक दूसरे से आके क्या करती जाती है, बाइंड अप करती जाती है। तो मैं यहाँ पे वो भी राइट डाउन कर रही हूँ। अब किसकी रिक्वायरमेंट होगी? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, मीन्स डीएनटीपीज, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट होगी। और डीएनटीपीज आपको पता ही है कि कौन क्या क्या होंगी, जैसे कि हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फिर डीऑक्सी एडिनोसिन सॉरी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। तो ये हो गए हमारे डीएनटीपी, जो कि एक एक करके क्या होती जाएंगे बेटा, एड ऑन होती जाएंगी, जुड़ती जाएंगी डबल स्ट्रैंडेड वाले डीएनए में आके। ये देखो, अब मैं ये पूरा बता दिया, ये पार्ट की रिक्वायरमेंट है। अब बात आती है व्हाट इज द स्टेप्स ऑफ पीसीआर। तो इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो 3 स्टेप्स हैं बेटा। पीसीआर के अंदर कौन कौन से 3 स्टेप्स है? फर्स्ट होता है डीनेचुरेशन, सेकंड स्टेप है एनिलिंग, एंड थर्ड स्टेप है एलोंगेशन। अब जितने भी मैंने अभी आपको पढ़ाया ना, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, प्राइमर, मैग्नीशियम, कैल्शियम क्लोराइड, देन डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, कैसे 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 जुड़ेंगे मैं वही बता रही हूँ किस तरीके से प्रोसेस है। एलोंगेशन भी बोल सकते हैं इसको, एक्सटेंशन भी कह सकते हैं इसको, या पॉलीमराइजेशन भी कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये मैं बताती हूँ आपको। सपोज दैट, एक एक करके वन बाय वन बताती हूँ। ये आपका डीएनए है, डीएनए आपको पता है डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये मैंने बना दिया यहाँ पे। ये सीक्वेंसेस हैं जो भी हैं इसके, ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड में हमने बना दिया। तो आपको मालूम है एक 5 प्राइम होगा, एक 3 प्राइम, एक 3 प्राइम और एक 5 प्राइम, ठीक है। ये क्या हो गया इसका? टारगेटेड डीएनए। दिस इज टारगेटेड डीएनए। टारगेटेड डीएनए समझ गए होगा आप लोग कि जो हमें डीएनए के पार्ट चाहिए, टारगेटेड डीएनए जिनको रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। रिकॉग्निशन साइट, दिस इज अ रिकॉग्निशन साइट एक तरीके से। अब क्या होगा, आपको पता है डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, उसको हमें ब्रेक डाउन करना होगा। और ब्रेक डाउन करने के लिए हम क्या करेंगे? डीनेचुरेशन करेंगे और डीनेचर्ड करेंगे जब डीएनए को। तो आपको पता है कि जब इनके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है तो उसके लिए हमें क्या होता है? हायर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है इसका बेटा? डीनेचुरेशन।
तो डीनेचुरेशन जो किया जाता है बेटा, मैं यहाँ लिखती हूँ डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन के लिए जो टेम्परेचर इसमें प्रोवाइड किया जाता है वो बेटा वो होता है आपका 95 या 96 डिग्री सेल्सियस। यदि 95 96 में से दोनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन आपको मिल ही जाएगा। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मिनिमम जो टेम्परेचर दिया जाता है वो होता है 95 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होगा, इसमें इनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक। फिर क्या होगा, इसमें 2 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलेंगे। ठीक है, टेम्पलेट ऑप्टेन, ये ऑप्टेन कर लिया तो अब क्या होगा, इसके बीच के बॉन्ड टूट गए तो कैसा हो जाएगा, ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएगा। देखो यहाँ ड्रा आउट करती हूँ मैंने, सिंगल स्ट्रैंडेड बना दिया यहाँ पे, ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया। ये हो गए इसके सीक्वेंसेस जो है, ब्रेक हो गया ये। ठीक है, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो चुका है। दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड, मैं यहाँ लिख देती हूँ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ओके, अब इसमें क्या करना होगा, अब आपको मालूम है इसमें आके क्या करता है बेटा, दोनों पे आके हमारे प्राइमर अटैच होंगे। मैंने कहा था दो तरह के प्राइमर होते हैं, एक फॉरवर्ड प्राइमर और एक रिवर्सेबल प्राइमर। जो प्राइमर होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड होते हैं और ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, कुछ देर पहले ही मैंने बोला। और ये क्या होते हैं, ये अटैच्ड होते हैं 3 प्राइम पे जाके टारगेटेड डीएनए के। तो यहाँ पे 3 प्राइम है, सपोज करो मैंने ये सीक्वेंसेस बताए थे आपको, ये जो दिखा रखा है यहाँ पे ये है टारगेटेड यानी रिकॉग्निशन साइट। तो प्राइमर भी आके अटैच कहाँ करेगा, यहाँ आके अटैच किया प्राइमर, ये आके अटैच कर दिया यहाँ पे। सपोज करो ये सी है, ये ए है, टी है ये, तो आपको मालूम है यहाँ पे क्या आएगा, टी के सामने यहाँ पे आ जाएगा आपका एडिनिन, यहाँ पे थाइमिन, यहाँ पे ग्वानिन, इस तरीके से। तो आपको मालूम है यहाँ पे क्या होगा, 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, यहाँ पे होगा आपका 5 प्राइम देन 3 प्राइम, है ना, ऐसे तो होगा। लेकिन मैम ने तो अभी बोला कि प्राइमर कहाँ पे आके अटैच करता है, 3 प्राइम पे आके अटैच करता है। तो यहाँ पे याद रखना हमेशा ये 3 प्राइम पर ही आके अटैच करेगा, ऐसा नहीं होगा। तो मैं इस चीज को यहाँ पे राइट डाउन कर रही हूँ, 5 प्राइम देन 3 प्राइम। सेम यहाँ पे भी क्या होगा, ये हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इधर की तरफ 5 प्राइम एंड देन 3 प्राइम। ठीक है, तो ये हो गई हमारी साइड। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा एनिलिंग। क्या कहा जाता है इसको, एनिलिंग प्रोसेस है, एनिलिंग। इसमें क्या किया, स्पेलिंग ए और आएगा, लेकिन मैं इसको राइट डाउन कर देती हूँ, एनिलिंग। इस प्रोसीजर के अंदर हम इंक्लूड करते हैं प्राइमर को। तो मैं यहाँ राइट डाउन कर रही हूँ बेटा, प्राइमर को अटैच कर दिया हम लोगों ने कहाँ पे, टू बोथ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। कहाँ पर, एट 3 प्राइम है। तो ये याद रखना, ये भी पूछते हैं कहाँ पे प्राइमर को अटैच किया जाता है, 3 प्राइम। इसका टेम्परेचर जो रहता है 50 to 65 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, ये हो गया। अब आता है थर्ड प्रोसीजर, हम लोगों ने इसको अलग कर दिया। अब इसको, इसके बाद में ये डीनेचुरेशन हो गया, एनिलिंग हो गया। अब इन दोनों के बाद में एलोंगेशन होता है, मतलब ये आगे की तरफ बढ़ेगा इधर, ये इधर की तरफ बढ़ेगा ऐसे करके। तो इसको कहते हैं हम क्या बेटा, एलोंगेशन। मैं यहाँ पे ड्रॉ आउट करती हूँ इस तरीके से। ये था हमारा एक स्ट्रैंड, ये था, तो यहाँ पे ये इस तरीके से है, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम। ओके, यहाँ पे था, यहाँ पे अटैच हुआ, अंदर यहाँ पे अटैच हुआ था ये इस तरीके से, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये बढ़ेगा इधर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आगे कंटिन्यू बढ़ेगा, और ये इस डायरेक्शन में बढ़ता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एलोंगेशन कहते हैं। अब ये बढ़ने से पहले इसमें हमें क्या ज्वाइन करना होगा, जब ये प्राइमर हमने यहाँ पे जोड़ दिया, प्राइमर के बाद में यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है किसकी बेटा, आपको मालूम है यहाँ पे आके बाइंड करेंगे, प्राइमर जब अटैच हो जाता है डीएनटीपीज आके बाइंड करेंगी। ठीक है, तो डीएनटीपीज आके बाइंड करेंगी, तो यहाँ पे एक एंजाइम भी यूज होगा। तो वो एंजाइम कौन सा होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज में भी मैम ने अभी कुछ देर पहले कौन सा बोला, टेक पॉलीमरेज। क्यों, क्योंकि वो थर्मोस्टेबल है, उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है।
क्योंकि हमें अपने अकॉर्डिंगली क्या करना है, अपने अकॉर्डिंगली डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट या टारगेटेड डीएनए की रिकॉग्निशन साइट के ही हमें जस्ट क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म करना है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को बाइंड अप कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि क्या होती जाए, डीएनटीपी जाके यहाँ पे बाइंड अप करती जाती है। तो ये थर्ड प्रोसीजर जो है वो है आपका एलोंगेशन। एलोंगेशन है, और इसमें क्या होता है, पॉलीमरेज में यहाँ लिख देती हूँ, पॉलीमरेज ऐड, पॉलीमरेज क्या करता जाएगा, डीएनटीपीज को ऐड करता जाएगा टू 3 प्राइम एंड किसमें, ऑफ ग्रोइंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो आपने देखा कि पहले एक था, एक डबल स्टैंडर्ड था, एक डबल स्टैंडर्ड से फिर दो सिंगल स्टैंडर्ड हुए, दो सिंगल स्टैंडर्ड से फिर आपको पता है 4 सिंगल स्टैंडर्ड आपको देखने को मिल गया। इस तरीके से एक डबल स्टैंडर्ड से दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया। ठीक है, जैसे कि एक डीएनए था डबल स्टैंडर्ड, इससे हमें कितने मिल गया, 4 मिल गए, 4 स्टैंडर्ड मिल गया, फिर 4 से 8 मिलेगा, 8 से 16 मिलेगा, 16 से 32, इस तरीके से इसकी मल्टीपल कॉपीज फॉर्म होती जाती हैं। तो इस तरीके से पूरे के पूरा साइकिल जो होता रहता है बेटा, ये क्या होता रहता है, रिपीट होता रहता है। क्या होता रहेगा, पूरा साइकिल बेटा रिपीट होता रहता है। तो मैं यहाँ सिंपली लिख रही हूँ डीनेचुरेशन, यहाँ पे लिखती हूँ वन बाय वन करके। फर्स्ट डीनेचुरेशन, सेकंड बताया मैम ने आपको कौन सा, एनिलिन, एंड थर्ड वन इज द एलोंगेशन। एलोंगेशन बोल सकते हैं बेटा, या एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन, कुछ भी कह सकते हैं। ये क्या होता है, साइकिल, इसमें रिपीट्स होते हैं, इसमें साइकिल क्या होते रहते हैं, रिपीट्स होते रहते हैं, वन बाय वन करके इस तरीके से कॉपीज फॉर्म होती रहती हैं। तो यहाँ पे जो साइकिल रिपीट्स हो रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे एन जो होता है वो होता है नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस, कितने नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस कर रहे हैं कितने डीएनए की कॉपीज को। तो इसका फॉर्मूला है 2n कॉपीज ऑफ डीएनए। तो इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन। ऐसा क्यों बोला जाता है एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन, क्यों बेटा, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि 1 आवर के अंदर, किसमें, 1 आवर में 30 साइकिल प्रोड्यूस करते हैं, कितना बेटा, प्रोड्यूसेस नियरली 1 बिलियन कॉपीज ऑफ डीएनए, ऑफ डीएनए। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 बिलियन कॉपीज ऑफ डीएनए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये याद रखना पॉइंट आप लोग, कि इस तरीके से क्या है इसमें, ये आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये पूरा डिस्कस कर लिया पीसीआर में। तो मैं यहाँ पे एक और पॉइंट राइट डाउन कर देती हूँ कि पीसीआर जो होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट है, पीसीआर इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। आपको पता है टेम्परेचर मेंटेन करना है इसमें, क्योंकि डीनेचर्ड करना है, डीनेचर्ड करने के बाद एनिलिंग करनी है, देन उसके बाद फिर हमें अगेन क्या करना है, एलोंगेशन करना है। तो पीसीआर इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, hence PCR cycles are known as thermal cycle. It's very important point. ये पूछा जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि थर्मल साइकिल किसको कहते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के साइकिल्स को हम क्या कहते हैं, थर्मल साइकिल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। पहले वाले में क्या किया हमने, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को रिमूव किया, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के बाद देन हमने प्राइमर ऐड किया, प्राइमर ऐड करने के बाद हमने एंजाइम यूज किया, जिससे कि एलोंगेशन हो गया और ये साइकिल कंटिन्यूटी में चलता रहता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पीसीआर का साइकिल विद पीसीआर चेन पढ़ ली, एम्प्लीफिकेशन कर दिया हम लोगों ने डीएनए का। अब एक क्वेश्चन अलग से पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर। तो पीसीआर का किस किस में यूज किया जाता है, वैसे तो आप लोगों को मालूम ही है नॉर्मली, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को हम किस किस में यूज करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि डायग्नोज करने में, किसको, पैथोजेंस को डायग्नोज करने में, साथ में कोई पर्टिकुलर एक डिजीज है उसको डायग्नोज करने में। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ डायग्नोसिस ऑफ पैथोजेंस, साथ में डायग्नोसिस ऑफ स्पेसिफिक
म्यूटेशन, जैसे कि आपका फिनाइल क्यूटिन्यूरिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। इसके अलावा बेटा स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डायग्नोसिस ऑफ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि HIV, TB, सिकल सेल एनीमिया, इनको भी। दैन नेक्स्ट वन हम क्या कर सकते हैं, प्लांट पैथोजन को भी हम क्या कर सकते हैं प्लांट पैथोजन कौन कौन से, जैसे कि लाइक वीरोइड्स हो गए आपके, PMV हो गया और मेड काउ डिजीज होती है, ठीक है। इसके अलावा DNA फिंगरप्रिंटिंग तो आपको मालूम ही है, DNA फिंगरप्रिंटिंग तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फिंगरप्रिंटिंग। साथ में प्री नेटल डायग्नोसिस, ठीक है। साथ में पेलेंटोलॉजी, मतलब फॉसिल की स्टडी में भी हम इसको यूज करते हैं, पेलेंटोलॉजी। इसमें मैं लिख देती हूँ कि अबॉर्शन अवॉइडेड कैन बी अवॉइडेड, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इस तरीके से बहुत सारी हो सकती है बेटा, और भी बहुत सारे हैं जिसमें हम PCR में हम इसको यूज में ले सकते हैं। अब आपको पता है कि मैम ने एम्प्लीफिकेशन भी बता दिया, DNA फ्रेगमेंट्स को हमने अलग कर लिया है, रिस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियस बिल्कुल अलग कर दिया है, कॉपीज भी तैयार कर ली है। तो फिर क्या करेंगे, हम इसको जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए क्या एंजाइम यूज करते हैं आप लोगों को अच्छे से पता है, लाइगेज एंजाइम को यूज किया जाता है। तो वो पांचवा स्टेप क्या हो गया हमारा, 5th नंबर का स्टेप है, वो है आपका लाइगेशन ऑफ DNA, ligation of DNA fragment, ठीक है। डिजायर्ड है, आपको मालूम है डिजायर्ड DNA फ्रेगमेंट जो उसके हिसाब से, तो इसमें वेक्टर आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लाइगेस में क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे किसके अंदर बेटा, वेक्टर के साथ में, किससे, DNA लाइगेस, बाय DNA लाइगेस, जिससे कि क्या फॉर्म हो जाएगा आपका, रिकॉम्बिनेंट DNA फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, 6 नंबर कौन सा स्टेप आएगा आपका, अब पहचानेंगे हम ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसको हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर। रिकॉम्बिनेंट DNA तैयार कर लिया, अब इसको हम डालेंगे होस्ट सेल में। फिर वहां पे भी हम देखेंगे उसमें ट्रांसफॉर्मेंट पे रिकॉम्बिनेंट फॉर्म हुए हैं कि नहीं हुए हैं, वो चेक करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट सेल विद रिकॉम्बिनेंट DNA। तो मैंने आप लोगों को बताया था कॉम्पिटेंट होस्ट में डालने के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक को यूज करते हैं, बहुत सारी टेक्निक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सारी ऑलरेडी मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। हीट शॉक मेथड, हीट शॉक मेथड में मैम ने क्या बताया था, इसको पहले कैल्शियम क्लोराइड मीडियम में रखते हैं, फिर आइस पे रखते हैं, फिर 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, फिर कूल करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर गर्म करते हैं, हीट शॉक मेथड। तो आप लोगों को याद रखना है ये वाला प्रोसीजर कि इसमें क्या है, हम इसको यूज करें। इसके अलावा और भी अदर मेथड थे, अदर मेथड कौन कौन से बताए थे, जैसे कि मैंने प्लांट के लिए भी बताए थे आपको, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स, रिट्रोवायरस, इनको भी हम यूज में लेते हैं होस्ट की तरह, ठीक है। जिनको कि हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, इन सबको डिसआर्म करके, डिसआर्म मतलब इनको, इनका हार्मफुल इफेक्ट को हटा के। इसके अलावा और क्या बताया था, माइक्रो इन्फेक्शन इंजेक्शन, सॉरी माइक्रो इंजेक्शन मेथड्स भी यूज किया था हमने, बॉलिस्टिक गन मेथड भी बताया था, इलेक्ट्रोपोरेशन भी बताया था, इलेक्ट्रोपोरेशन, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जीन गन, बॉलिस्टिक मेथड। तो ये सारे मेथड्स हम क्या करते हैं, इसको यूज में लेते हैं। अब ये सब करने के बाद में हमारा 7th नंबर का स्टेप जो आता है, वो है हमारा स्क्रीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट होस्ट
सेल। ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद में लास्ट स्टेप जो है वो है हमारा 8th नंबर, कल्चर ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड host cell in a medium large at large scale, at large scale। ठीक है, ये वाला मतलब। तो यहाँ पे ये सारे स्टेप्स हैं, ये कल्चर करते हैं हम ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल्स को। तो उनको बहुत ज़्यादा, बहुत क्वांटिटी में हमें तैयार करने के लिए बहुत सारे क्या कहते हैं बेटा, बायोरिएक्टर या फर्मेंटर्स को तैयार किया जाता है, उनमें हम इनको तैयार करते हैं। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको प्रोसेस बता दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। इसका लास्ट स्टेप जो है कल्चर ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल इन अ मीडियम एट लार्ज स्केल पर कैसे करते हैं, वो मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। ठीक है, इसमें आप लोगों को जो भी डाउट हो या कुछ भी लगे मुझसे आप पूछ लेना। थैंक यू।